लाइन डालिए। इफेक्ट ऑफ white light in YDSE. अब इस टॉपिक को समझने से पहले क्या क्या आना चाहिए, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। चलो सुरेश देखें, बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। लैम्डा बड़ा डी बाय, अगर आपने न्यूमेरिकल कर रहे हो सबसे ज्यादा बीटा काम आता है। बीटा लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। आप ध्यान से देखिए, बीटा किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका बीटा भी ज्यादा। याद करिए, विबग्योर में वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का सबसे ज्यादा, तो बीटा भी सबसे ज्यादा। क्या बात क्लियर है क्या? पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, ये अपने आप में एक सवाल है कि सबसे ज्यादा बीटा किसके लिए होगा। आंसर है सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? रेड के लिए। लिख लिया था क्या उस दिन? देख लो जल्दी से। अब शांत हो जाए, आज अच्छे से चैप्टर को समझना है। आज का होमवर्क है पूरी ELP 1 32 के 32 सवाल करके लाने। आज जो अटक गए उनको भी करिएगा, कल एकदम सिस्टमेटिक अपन को 32 के 32 आने चाहिए। वेव ऑप्टिक्स की ELP भी अच्छे से कर लेंगे तो काम हो जाएगा। केवल ELP 2 से 3 बार कर लीजिए, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। 32 सवाल हैं ELP 1 में, 32 या 33 ऐसे कुछ हैं, सारे के सारे अच्छे से कर लीजिए। तो बताइए, बीटा रेड का ज्यादा, बीटा की फीलिंग क्या है? बीटा होता क्या है? अब आपने तुरंत नाम बोल सकते, अरे सर बीटा तो फ्रिंज विड्थ होती है। और फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है वो देखिए। जैसे अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब सोच के बताइए, ये क्या है? ये ब्राइट, ये क्या है? डार्क। फिर वापस क्या बनी? ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो बीटा क्या है? अगर आपको परिभाषा याद हो तो बीटा होता है दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी। दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी, या दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क। कौन सा सही है? दोनों ही सही। आपको बीटा की फीलिंग आनी चाहिए कि बीटा है क्या। बीटा किसके बीच की दूरी है? दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट। अब बताओ, बीटा किसका ज्यादा है, रेड का या वायलेट का? बीटा रेड ज्यादा है। अब एक बार आंखें खोलना, मैं ग्राफ बना रहा हूं। रेड का ग्राफ ऐसा फैला हुआ बना रहा हूं। पूछो क्यों ऐसा फैला हुआ? क्यों? बीटा ज्यादा है। बीटा है क्या ये बोलो। दो मैक्सिमा, क्या ये मैक्सिमा है? क्या ये मैक्सिमा है? दो मैक्सिमा के बीच की दूरी, बीटा रेड ज्यादा है। पर यही अगर मैं वायलेट का बनाऊंगा भाइयों, तो वायलेट का पता कैसा बनाऊंगा? एकदम ऐसा सिकुड़ा हुआ। पूछो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसका
दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कम है। पहले आप ये सारी बातें लिखो, फिर मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूं। आराम से तसल्ली से लिखिएगा, डाउट आएगा फिर अपन चर्चा करेंगे। कहीं अपन को भगाना नहीं है, टॉपिक अच्छे से करना है। देख लिया क्या? तेज बोलिए। वैक्यूम में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, मीडियम में डालने पे थोड़ा सा और सिकुड़ जाएगा। को बता सकता है रेड का ग्राफ ऐसा फैला हुआ क्यों है? क्योंकि बीटा ज्यादा है। आप बीटा को फील करिए, बीटा क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी। यहां डेफिनेशन लिखो बीटा की फीलिंग। हल्की सी खरखर आ रही है। हाँ, आ रही है अब? हाँ, किसकी लीड की गड़बड़ है क्या? सही है, करूं नेक्स्ट करूं क्या? अब आते हैं कल वाली बात पर। कल वाली बात क्या कह रहा था, जो मैंने आपको कहा था कि मैं वापस समझाऊंगा अगले लेक्चर में। अब शायद बेहतर समझ पाएंगे आप। सब लोग बोर्ड पे देखना, यहां से कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट। व्हाइट का मतलब कौन से कलर आ रहे हैं? सातों। सातों बोले तो विबग्योर। अब पर्दे पर क्या बनेगा? वही मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब मैं रेड का ग्राफ बनाना चाहता हूं। आप बताइए रेड का मैं ग्राफ कैसा बना रहा हूं? देखिए, क्या आपको रेड का फैला हुआ समझ में आ रहा है? ये क्या है बताइए? ये मैक्सिमा, सेंटर पे मैक्सिमा ही बनता है। ये वापस क्या है? मैक्सिमा। और दो मैक्सिमा के बीच की दूरी बीटा। मैं आपको फिर बताता हूं, पर्दे पर सांप नहीं लौट रहे हैं। पर्दे पर सांप नहीं लौट रहे हैं। पर्दे पे तो मैक्सिमा मिनिमा ही बन रहा है।
ये तो उसका क्या बताया गया है, इंटेंसिटी का वेरिएशन। यहां क्या है बताइए, यहां क्या है, यहां ब्राइट स्पॉट, यहां क्या है डार्क, यहां ब्राइट, और दो ब्राइट के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, लैम्डा बीटा। क्या आपको रेड का कर्व समझ में आ रहा है? फिर बोल रहा हूं, पर्दे पर ऐसा कर्व नहीं बनता, तो पर्दे पर क्या बनता है बोलिए, पर्दे पे बनता है मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैं वायलेट का बना रहा हूं, कोशिश करिएगा, वायलेट का मैक्सिमा यहीं बनेगा। अब मैं बना रहा हूं वायलेट का, सिकुड़ा बनाऊं या फैला हुआ, ये देखिए वायलेट का पहले ही मुड़ गया, ये देखिए पहले ही मुड़ गया। क्यों पहले ही क्यों मुड़ गया, क्योंकि वायलेट का बीटा कम है। कहां है बीटा बताइए, कहां है बीटा, ये रहा मैक्सिमा, ये रहा मैक्सिमा, ये दो मैक्सिमा के बीच की दूरी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सवाल क्या है वो देखना ध्यान से। सवाल ये बनता है, दो सवाल आए हैं, 2024 में ही आया था नीट में। सेंट्रल फ्रिंज का कलर बताओ, सेंट्रल फ्रिंज का कलर बताओ। आंसर है सेंट्रल फ्रिंज का कलर है व्हाइट। क्यों व्हाइट है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां किसका मैक्सिमा बना, बता जूम करके बता, यहां किसका बना, रेड का, क्या वायलेट का भी बना, ग्रीन का भी बनेगा, येलो का भी बनेगा, ऑरेंज का भी बनेगा, सबका मैक्सिमा बनेगा। और जब सारे मैक्सिमा एक साथ आएंगे तो बता स्पॉट कैसा दिखेगा। तो पहला प्रश्न, सेंट्रल फ्रिंज का कलर, आंसर है व्हाइट। सेंट्रल फ्रिंज का कलर व्हाइट, 2024 का प्रश्न है। रीजन असर्शन रीजन में आया हुआ है एम्स में, इसका रीजन क्या है बताइए। रीजन, सभी कलर्स का मैक्सिमा सेंटर पर ही बनता है, सभी कलर्स का मैक्सिमा सेंटर पर ही बनता है बोले तो। और सारे कलर एक साथ दिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, व्हाइट। क्या पहला सवाल क्लियर हो गया क्या? दूसरा पूछा जाता है, सेंटर के आसपास कौन सा कलर है, सेंटर के आसपास। तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सेंटर के आसपास वायलेट है, नहीं, सेंटर के आसपास है रेडिश। क्यों रेडिश है देखना आप, ये सेंटर है, इसके पास आप यहां आए, आपने देखा वायलेट की इंटेंसिटी ये रही, रेड की इधर है, कौन ज्यादा है बताओ, कौन, रेड। और आइए यहां आए, वायलेट की इंटेंसिटी ये रही, रेड की अभी भी ज्यादा है। यहां तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वायलेट की इंटेंसिटी 0 हो गई, पर रेड अभी भी जिंदा है। तो सेंटर के आजू बाजू जाने पर किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है बताइए, रेड की। तो रेड नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं सेंटर के आसपास जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी हैं, कलर्ड। और उस कलर्ड में भी सबसे ज्यादा कौन दिखाई देता है, रेडिश। क्या दिखाई देता है, रेडिश। क्यों रेडिश दिखाई दे रहा, सर समझ में नहीं आया, एक बार वापस देख, झूम करके देख आराम से। ये सेंटर के इधर आ गए अपन, मान ले इधर, तो यहां देख वायलेट की इंटेंसिटी ये रही, रेड की ज्यादा है। यहां आ गए, वायलेट की इतनी सी है, रेड की ज्यादा है। यहां तो मामला ही खत्म हो गया, वायलेट का तो क्या आ चुका है, मिनिमा, पर रेड अभी भी जिंदा है। तो सेंटर के आजू बाजू कौन से कलर की तीव्रता ज्यादा है, आंसर है रेड की तीव्रता ज्यादा है। तो दो सवाल बनते हैं, पहला सवाल सेंट्रल फ्रिंज का कलर बताइए, वाइट। दूसरा सवाल सेंटर के आसपास कलर बताइए, रेडिश। तीसरा, सेंटर पे व्हाइट ही क्यों बनती है, क्योंकि सभी कलर का क्या बनता है, मैक्सिमम। कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, केवल और केवल कैसे सवाल बनते हैं, थ्योरेटिकल। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, 5 मिनट लीजिए। डार्क तो कुछ है ही नहीं ना, डार्क क्या होता है, डार्क मतलब वहां पे वो कलर गायब हो गया बस। तो कोई कलर ऐसा कोई है ही नहीं जहां पे कोई भी कलर गायब है।
क्योंकि कहीं ना कहीं हर कलर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। क्योंकि ये वायलेट गायब हो गया तो रेड प्रेजेंट है, और कहीं भी नहीं बनेगी। क्योंकि देखना सब आगे पीछे हो गए ना, सब आगे पीछे हो गए, कहीं कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा। ग्रीन अलग भागेगा, रेड अलग भागेगा, क्योंकि यहां वायलेट नहीं है, रेड है। कहीं ग्रीन नहीं होगा, येलो होगा, येलो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा। सारे कलर एक साथ कहां मिल रहे हैं? केवल और केवल सेंटर। अब कभी कई कलर मिलेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि सबका बीटा अलग अलग है, तो सबके कर्व की जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। लिख लीजिए। अरे थोड़ी आवाज बढ़ाना, आवाज बढ़ा दे थोड़ी। मिटाऊं क्या? तो दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल, सेंटर पर कौन सा दिखेगा? व्हाइट। और सेंटर के आसपास क्या दिखेगा? रेड। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ, फटाफट आओ। बढ़ो आगे। सही है। लिखें। जैसे कुछ पैरामीटर चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है वो देखिए। कुछ फॉर्मूले याद रखिए जो इस चैप्टर में सबसे जरूरी है। जैसे फ्रिंज विड्थ, 90% सवाल इसी के हैं। फ्रिंज विड्थ बताइए क्या है? बीटा बराबर लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। मैं आपको बोल दूं
एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर। अब परेशानी मत होइए, एंगुलर आते ही कैपिटल डी उड़ा दो, कैपिटल डी उड़ा दो। अब जैसे पहला सवाल बन गया, स्क्रीन को दूर ले जाने पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर इफेक्ट बताओ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर इफेक्ट बताओ। अब ये नीट 2022 में आया हुआ है। अब देखिए, कहीं रटने की जरूरत नहीं, बहुत तसल्ली से करिए। क्या पूछा है उसने? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो पहले बताइए एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा बाय छोटा डी। क्या कहीं भी स्क्रीन की दूरी आ रही है क्या? स्क्रीन डिस्टेंस फॉर्मूले में है ही नहीं, स्क्रीन डिस्टेंस डी फॉर्मूले में है ही नहीं। इसका मतलब स्क्रीन का दूर ले जाने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। जैसा सवाल आ गया, आपने स्लिट डिस्टेंस को तो कर दिया डबल और स्क्रीन की डिस्टेंस को कर दिया हाफ। अब बताइए बीटा पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कुछ भी आपको नहीं रटना, कितना तरीके से हैंडल करना है। बीटा बराबर होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, ये पहले का बात का। वो कह रहा है स्क्रीन की दूरी को हाफ, डी नहीं, डी बाय टू, डी को डबल बोले तो 2D। अब बताइए बाद में ये हो गया 1/4 लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाई डी को क्या बोल दिया? बीटा। तो बताइए आंसर क्या आ गया? बीटा डैश बराबर बीटा बाय। ये सब पेपर के सवाल हैं छोटे छोटे, तो कहीं परेशानी नहीं होना, बेसिक फॉर्मूले से सारे कर सकते हो। तीसरा आ गया, आपने येलो की जगह रेड लाइट यूज कर ली, पहले येलो थी बाद में रेड कर दी। अब बताइए बीटा पर इफेक्ट। तो आप बीटा का तुरंत फॉर्मूला याद करिए, लैम्डा डी बाय डी। लैम्डा रेड का क्या होता है? ज्यादा, बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। लैम्डा बढ़ गया तो बीटा रेड भी बढ़ जाएगा। भाई बहुत आसान चैप्टर है, ये तीनों नीट के सवाल कराए जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। लिखते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइडिया होना चाहिए कि सवाल को हैंडल कैसे करना है। आप हैंडल करना सीख जाओगे, आराम से हो जाएंगे। ईएलपी बहुत अच्छे से करिए, एकदम ईएलपी को एक एक सवाल तरीके से करिए, करके बैठेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये 3 सवाल हैं परीक्षा के और कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले से ही आइडिया लेना है। बैठाऊं क्या?
बड़े भाइयों जल्दी आओ। चलें अगला लिखें, जल्दी आ भाई। इतना धीमे लिखेगा क्या? लिखें। नोट लिखें, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। वैसे तो 15 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इम्पोर्टेंस लेवल तो थोड़ा कम है, पर फिर भी एक बार हमें समझ में आना चाहिए। क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से आधे घंटे में समझेंगे इस बात को। मेरे पास एक रास्ता वैक्यूम में है 1 मीटर का, और एक रास्ता मेरे पास ग्लास में है जहां म्यू 1.5 है, 2/3 मीटर का। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहला प्रश्न, क्या ये रास्ते ज्योमेट्रिकली बराबर हैं क्या? अब आप कहोगे सर पहले डेफिनेशन तो बताओ, ज्योमेट्रिकल इक्वल होता क्या है? ज्योमेट्रिकल इक्वल का मतलब है जो आपने अभी तक सीखा है। मेरा हॉस्टल 1 किलोमीटर दूर है, बिल्डिंग 500 मीटर की दूरी पर है। ये जो दूरी होती है, इस दूरी को ही क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल दूरी। अब बताइए ये दूरी कितनी है? 1। और ये दूरी क्या बराबर है क्या? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आंसर है नो। ज्योमेट्रिकल इक्वल क्या होता है? जयपुर से कोटा 250 है, कोटा से अजमेर भी 250 है, तो आप कहोगे ये दोनों रास्ते ज्योमेट्रिकली इक्वल हैं। ज्योमेट्री का मतलब जो आपने पढ़ा है, इस कमरे से उस कमरे की दूरी 100 मीटर है, स्टेडियम भी 100 मीटर है, दोनों रास्ते बराबर हैं। क्या ये रास्ते बराबर हैं क्या? क्या ये रास्ते बराबर हैं क्या? नहीं। एक रास्ता 1 मीटर है और एक रास्ता 2/3 है। पहला प्रश्न, क्या ये ऑप्टिकली इक्वल है क्या? क्या ये ऑप्टिकली इक्वल पाथ है क्या? आप कहोगे सर हमें क्या पता, पहले आप बताओ तो सही। ऑप्टिकल इक्वल पाथ लाइट को ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लगे। कैसा टाइम लगे? इक्वल टाइम, तो वो कहलाते हैं ऑप्टिकली इक्वल पाथ। वापस डेफिनेशन देखिए,
ऑप्टिकल इक्वल पाथ का क्या मतलब है, आराम से देखिए, ऐसे पाथ जिसमें लाइट को ट्रेवल करने में समय बराबर लगे। तो सर निकालते हैं, हम आराम से मेहनत करते हैं, दोनों में टाइम निकालते हैं। इसमें निकालिए टाइम, बताइए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 मीटर। स्पीड वैक्यूम में सभी को रटा हुआ है, 3 × 10⁸ टाइम आ गया 1/3 × 10⁻⁸। क्या बात सही है? चलो सर इसमें निकाल के बताओ ग्लास में। तो सर पहले ग्लास में स्पीड बताओ, म्यू बराबर होता है C/V। म्यू 1.5, सी 3 × 10⁸। तो वेलोसिटी इन ग्लास आ गई 2 × 10⁸। अब टाइम बताओ, टाइम बराबर बोलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस 2/3। स्पीड बताइए ग्लास में 2 × 10⁸। ये आया 1/3 10⁻⁸। खुद बताइए देखकर, क्या ये दोनों टाइम बराबर आ गए? क्या ये दोनों टाइम बराबर आ गए? इसका मतलब है आंसर है यस, दीज बोथ आर ऑप्टिकली इक्वल। तो आज एक नई परिभाषा लेके जा रहे हैं मंगलवार के दिन। आज तक हमने सुना है यार मेरा स्कूल घर से पास है, जबकि यार ट्यूशन जाता हूं दूर है। ये पास दूर क्या होता है जो हमारे पापा मम्मी दादा दादी समझते हैं? पास दूर का मतलब है ज्योमेट्रिकली पाथ। 2 किलोमीटर पर है, 40 किलोमीटर पर है, 100 मीटर पर है, 3 किलोमीटर पर है। ये जो हमने आज तक सुना है अपने 17-18 साल में, ये सब क्या है? ज्योमेट्रिकली। क्या आप बोलो ज्योमेट्रिकली समझ में आ रहा है? मेरा हॉस्टल इंस्टीट्यूट के पास है, इसका मतलब क्या है? दादी को बोलो, दादी समझ जाएगी, अच्छा यार समय कम लगता होगा, जल्दी पहुंच जाता है। तो इंस्टीट्यूट के पास है मतलब 200 मीटर की दूरी पर है। मेरा हॉस्टल दूर है, 5 किलोमीटर पर है। तो क्या दोनों ज्योमेट्रिकली इक्वल हैं या अलग हैं? अलग है। क्या बोलो ज्योमेट्रिकली समझ में आता है? अब ऑप्टिकल क्या होता है? ऑप्टिकल की सीधी परिभाषा, ऑप्टिक्स के हिसाब से दो रास्ते बराबर कब कहलाएंगे? जब लाइट को दोनों रास्तों में समय कैसा लगता हो? बराबर। यहां लाइट का समय और यहां लाइट का समय बराबर है, पर दिखने में देखा जाए तो ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग। तो सर समय बराबर कैसे लग गया? क्यों लग गया पता चला? क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। देख दूरी भी कम है, स्पीड भी कम है, तो उसको टाइम कैसा लग गया? बराबर। पहले लिखने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको जोड़ता हूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो पहले परिभाषा समझिए कि दो रास्ते ज्योमेट्रिकली इक्वल का क्या मतलब है और दो रास्ते ऑप्टिकली इक्वल हैं इसका क्या मतलब है। तो ज्योमेट्रिकल तो जो बचपन से पढ़ रहे हैं, एक रास्ता 1 मीटर है, एक रास्ता 2/3 है, ज्योमेट्रिकली इक्वल नहीं है। बताऊं क्या?
अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखा जाए तो लास्ट 15 ईयर से क्वेश्चन आया ही नहीं है। उसका कारण है कि ना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये सब, एम्स में वगैरह वहां पूछा जाता था, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कुछ कुछ मॉड्यूल में, इसलिए सवाल आपको मिल जाएंगे, जेई मेन में आए हुए हैं। पर एनसीईआरटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इसलिए जरूरी होता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के 31 लेक्चर पढ़ लिए, तो मान लो यही एक सवाल आ गया, किस्मत गड़बड़ है, तो भाई फिर तो 5 में से एक सवाल ऐसे ही गलत हो गए। इसलिए पूरा पढ़ रहे हैं कि जब इतनी मेहनत कर ली है तो आधे घंटे की मेहनत क्यों छोड़ें। हाँ ये अपन कह सकते हैं कि यार इंपॉर्टेंट का लेवल कम है। क्या आगे बढ़े क्या? तो टूटे फूटे डेफिनेशन बोलो। कोई आपसे कहे ऑप्टिकली इक्वल, तो ऑप्टिकल इक्वल में आपको दूरी नहीं देखनी, आपको क्या देखना है? टाइम, टाइम देखना है। अगर दोनों में टाइम बराबर लग जाए तो दोनों पाथ कैसे हैं? ऑप्टिकल इक्वल। जैसे मैं आपको बोलता हूं एक पाथ है मीडियम में और पाथ की लंबाई है टी, और एक हवा में है एक्स। मुझे जल्दी से बताइए क्या दोनों इक्वल हैं क्या? क्या दोनों ज्योमेट्रिकल इक्वल हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, एक टी और एक एक्स है। पर मैं चाहता हूं ये ऑप्टिकली इक्वल हो जाएं। कैसे हो जाएं? ऑप्टिकली इक्वल। तो बताओ ऑप्टिकल इक्वल करने के लिए क्या करूं? दोनों के टाइम को सेम कर दूं। समझना चाहिए, जल्दबाजी मत मचाइए, रिलैक्स। दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे बोलिए, एक पानी में है और एक हवा में है। पानी में कितना रास्ता लंबा है? टी। हवा में कितना है? एक्स। यहां लिख दिया नो दे आर नॉट ज्योमेट्रिकली इक्वल। आराम से दिमाग को समझाओ ना यार, जल्दबाजी क्यों करनी? सर ये ज्योमेट्रिकली इक्वल तो नहीं, बोलिए बात ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि ये ऑप्टिकली इक्वल हो जाएं, तो उसके लिए क्या शर्त हो कि ये दोनों पाथ कैसे हो जाएं? ऑप्टिकली इक्वल। तो ऑप्टिकल इक्वल का पहले परिभाषा बताओ क्या होती है? दोनों में टाइम क्या करो? यहां का टाइम निकालो, यहां का टाइम निकालो, और दोनों टाइम को क्या कर दो? बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? चलो कोई टाइम बता सकता है इसका? कोशिश करो बिना देखे, बोलो टाइम। टाइम बराबर बोलो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, चिल्लाओ। टी। स्पीड मीडियम में म्यू बराबर सी बाय वी, तो मीडियम में होती है सी बाय म्यू। तो बताओ क्या आ गया? म्यू टी बाय सी। तो टाइम्स आ गया म्यू टी बाय सी। यहां का टाइम बताओ बिंदास, बोलो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चिल्लाओ एक्स, स्पीड चिल्लाओ सी। क्यों स्पीड सी क्यों है? वैक्यूम में। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं दोनों पाथ कैसे हो जाएं? ऑप्टिकली इक्वल। मतलब दोनों का टाइम क्या कर दूं? बराबर। दोनों का टाइम बराबर कर दूं। बताइए, दोनों का टाइम बराबर कर दीजिए। तो म्यू टी बाय सी बराबर एक्स बाय सी। सी से सी कट गया, एक्स बराबर। इसका क्या मतलब है? एक्स बराबर म्यू टी, एक्स बराबर म्यू टी। अब मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो काम का है।
मीडियम में टी चलना इज इक्विवेलेंट टू वैक्यूम में म्यू टी चलना। भाइयों, ये सेंटेंस है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप सब भूल जाएं, काम हो जाएगा। इस पे आइए, मेहनत करिए। मीडियम में कितना चलना? टी। बार बार बोलिए, मीडियम में टी चलना इज ऑप्टिकली इक्वल वैक्यूम में कितना चलना? एक्स। और एक्स कितना आया? म्यू टी। वापिस बोलिए, अगर कोई लाइट मीडियम में कितना चले? टी, वो बराबर समय लेगी अगर वही लाइट वैक्यूम में कितना चले? म्यू टी। वापिस 4-5 बार बोलिए। लाइट है, ठीक है सर, मीडियम में चल रही है, ओके सर, कितना चल रही है? टी। लाइट को मीडियम में टी दूरी चलने में उतना ही समय लगेगा जितना लाइट को वैक्यूम में कितना चलना पड़ेगा? म्यू टी। क्या बात इक्वल है क्या? तो ये बात सेंटेंस याद करो, मीडियम में टी चलना इज इक्वल टू वैक्यूम में कितना चलना? म्यू टी। पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 बार बोल लीजिए, अगर लाइट को मीडियम में चलना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू वैक्यूम में कितना चलना है? म्यू टी। मीडियम में टी इज इक्वल टू वैक्यूम में कितना? म्यू टी। क्या आगे बढ़े? सही है। अब इसका क्या काम है वो देखिए। जैसे, अब सुनते जाइएगा ध्यान से। अब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आएंगी, आपको अच्छा लगेगा। S1 से वेव आ रही थी, S2 से वेव आ रही थी। बताइए कौन पहले पहुंचा?
S1 या S2? क्यों सर सेम क्यों पहुंचे? क्योंकि दोनों के रास्ते की लंबाई सेम है। तो डेल्टा एक्स कितना? 0। डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई भी 0। टाइम डिफरेंस भी 0। टाइम डिफरेंस क्या होता है? दोनों एक साथ पहुंची। तीनों में रिलेशन होता है, अगर आपने बात 11वीं कक्षा में पढ़ा हो। कई लोग ऐसे लिखते थे डेल्टा फाई बाय 2 पाई बराबर डेल एक्स बाय लैम्डा बराबर डेल टी बाय टी। हमने भी तो फॉर्मूला यहीं से निकाला है। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। डेल्टा फाई बाय 2 पाई बराबर डेल एक्स बाय लैम्डा, तो यहां से डेल फाई आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस बात को समझिए, कठिन है कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें तब है। सिर्फ आसान आसान पढ़ने से फायदा क्या है? 100% कंटेंट पढ़िए। वापिस देखिए, क्या दोनों लाइट बराबर पहुंची? इसका मतलब टाइम डिफरेंस 0, टाइम डिफरेंस 0, सब जुड़े हुए हैं। अगर ये 0 होगा तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब जब जब यहां डेल्टा एक्स 0 है, मतलब यहां क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा बनेगा और इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। सर ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बिल्कुल सही। अब मजे की बात क्या है, भाई ने क्या किया, एक स्लिट के सामने एक स्लैब रख दी। भाई क्या रख दी? स्लैब। इस स्लैब की थिकनेस है टी। टी इज अ थिकनेस ऑफ स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब कहानी में ट्विस्ट है, डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिजिक्स समझ लीजिए बस। आप फिजिक्स समझिए। अब क्या होगा, आपने यहां स्लैब रख दी, सेंटर से एक लाइट यहां पहुंची, टकाटक पहुंच गई, दूसरी पहुंची, ये भी पहुंची। पहला प्रश्न, क्या एक साथ पहुंचेंगी? क्या क्यों नहीं पहुंचेंगी एक साथ? कारण बताइए। ये तो चला वैक्यूम में, वैक्यूम में तेज चलते हैं, जबकि इसको किस में से गुजर के आना पड़ा? मीडियम में से। इसका मतलब दोनों लाइट बराबर नहीं पहुंचेंगी, मतलब दोनों के बीच में टाइम का क्या आएगा? गैप। एक 10 बजे पहुंचेगी, एक 10:01 पे पहुंचेगी। सर पर ये रास्ते तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। रास्ते तो बराबर दिख रहे हैं सर। रास्ते बराबर हैं, ज्योमेट्रिकली बराबर हैं, ऑप्टिकली बराबर नहीं है। सर कोई एक रियल का एग्जांपल बताइए, मन खुश हो जाए। दोनों होटल 5-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं तेरे घर से। क्या दोनों होटल में जाने में बराबर समय लग सकता है? नहीं सर, अलग अलग भी लग सकता है। एक होटल हाईवे पर है, वहां पे समय कम लगता है। एक होटल बिल्कुल शहर के बीच में है, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। ट्रैफिक ज्यादा है तो अपने कार की स्पीड कम हो गई। थे होटल बराबर दूरी पर, परंतु एक में ट्रैफिक है और एक में ट्रैफिक। सर यहां आपने ट्रैफिक का उदाहरण क्यों दिया? देख समझ, क्या यहां ट्रैफिक है? क्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी किस में जा रही है? वैक्यूम में। जबकि क्या यहां ट्रैफिक है? क्या क्योंकि स्लैब है, स्लैब के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो दोनों वेव एक साथ नहीं पहुंचेंगी, मतलब क्या आएगा? टाइम गैप। टाइम गैप आएगा तो बताओ क्या आएगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आएगा तो बताओ क्या आएगा? डेल्टा फाइव। इसका मतलब अब यहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। अब यहां सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। आपको कि सेंट्रल मैक्सिमा बनता कहां है? सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है? आंसर है जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? 0। वहां क्या बनता है? सेंट्रल मैक्सिमा।
आंसर सीधा है, डेल्टा एक्स यहां आएगा म्यू -1 इंटू टी। ये हमें डेरिवेशन नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है, और मुझे डेरिवेशन से मतलब नहीं है। मुझे तो आप ये बताइए कंसेप्चुअल क्या क्लियरिटी आ रही है क्या, उसकी बात करते हैं और 3-4 बार सुनते हैं। एक बार में हाँ मत करिएगा क्योंकि कठिन है। चलिए पहले इस पे आइए। 99% सवाल अपने यही है नीट में, आराम से बताइएगा। S1 से एक वेव निकली, S2 से एक वेव निकली, दोनों किस में है, वैक्यूम में। क्या दोनों बराबर समय पे पहुंचेंगी क्या? कारण बताइए। दूरी भी बराबर, स्पीड भी बराबर, क्या एक साथ पहुंचेंगी? पहले इसमें हाँ कर लीजिए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देख लीजिए। क्या दोनों कार एक साथ ओ पे पहुंचेंगी? कारण बताइए। दूरी सेम है, स्पीड भी, जब दूरी सेम स्पीड सेम तो टाइम भी, दोनों एक साथ पहुंचेंगी। आगे पीछे या एक साथ? एक साथ, मतलब टाइम गैप 0। ये डेल्टा टी का मतलब क्या होता है बताइए? टाइम गैप। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा एक्स भी, डेल्टा एक्स 0 जहां होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी तक जो हम बोलते हुए आ रहे थे, ओ पर क्या बनता है? सेंट्रल मैक्सिमा। पहले आप ये नोट करिए, इसको एक बार और क्लियर करेंगे। जब भी कठिन लगने लग जाए, एक ये सेंटेंस पढ़ लेना, अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। ये सेंटेंस पढ़ लो, एकदम मन खुश, एकदम रिलैक्स, चेहरे पे एकदम मुस्कान। लास्ट 15 ईयर से क्वेश्चन ही नहीं आया, और मुस्कान रखनी है। एनसीईआरटी में है ही नहीं, बोर्ड में है ही नहीं, एकदम रिलैक्स हो गया चेहरा कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पढ़ा क्यों रहे हो? मन में बहुत डाउट आते हैं यार, इतनी बातें एकदम से घूमती हैं, फिर पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं भाइयों, क्योंकि पुराने समय में एम्स में और जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई भरोसा नहीं है कि भाई क्या हो जाए। चांसेस कम है पर मना नहीं कर सकते। बोलिए। ये स्लैब है, सत्य प्रकाश मंद किया कर बातें हैं भाई। जल्दी जल्दी आओ फटाफट। कल वाले सवाल कितने लोगों ने बनाए? ईमानदारी, क्या तुम इतने झूठ मत बोला करो। सब बेटे हाथ खड़ा कर लेते हो यार तुम, है? घर पे तुम फिजिक्स खोलते तक नहीं हो। फुल झूठ। ले जल्दी आओ। अब बताइए दूसरे केस में क्या दोनों एक साथ पहुंचेंगी क्या? क्यों नहीं पहुंचेगी? कारण बताइए। क्योंकि एक को वैक्यूम में जाना है और एक को ट्रैफिक में से होके जाना है। ये ट्रैफिक शब्द क्यों बोल दिया आपने? ट्रैफिक क्यों बोल दिया? मीडियम में से जाना है, और मीडियम में जाकर स्पीड क्या हो जाती है? काम। इसलिए
दोनों वेव एक साथ नहीं पहुंचेंगी, डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी आने से डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स आने से डेल्टा फाई आएगा। इसका मतलब अब वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सिखा दिया है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, बोर्ड की तो गारंटी है, तो इसलिए डेरिवेशन भी नहीं आएगा। परीक्षा में एक दो सवाल आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, और वो भी सब पुराने, नीट का एक भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक एक बता दो, म्यू कौन है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? स्लैब का। लिख लो, बाद में फिर चमकेगा नहीं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। बढ़िया, बढ़ू आगे। आज होमवर्क है, पूरी ईएलपी करनी है, 32 के 32, जो जो रह गए हो सब कर लीजिए, सब डाउट बता दूंगा, 32 के 32 करने हैं। तभी कल डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, आधा घंटा डाउट पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं अपने। और भाई आना चाहिए, चैप्टर को ऐसा ठप्पा मत लगाओ कि बस हो गया, पढ़ लिए कॉपी। सवाल करने हैं, डाउट पूछिए, शॉर्ट नोट बनाइए, फॉर्मूले याद करिए, तब पढ़ने का आनंद है। हाँ, दूसरे गैप में बताएगा कोई, डेल्टा एक्स क्यों आएगा बताइए? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगी, तो दोनों में क्या आ जाएगा? टाइम का गैप। टाइम का गैप आएगा तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आएगा तो क्या आएगा? डेल्टा फाई। कर दूं नेक्स्ट? लिखिए कॉन्सेप्ट। तो आ सकता है, बेसिकली टाइम गैप 0 होना चाहिए बस। चलो, अब एक बात समझाना, छोटी सी बात, ऐसे बात करते हैं फिजिक्स के अलावा। जैसे ये 12 फुट की दीवार की चौड़ाई है, अब मैं आपसे बोलूं कितनी बोतल ऐसे जम सकती हैं लंबी लंबी, तो एक तरीका तो ये, आप देसी तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करो। पर ये तो भाई और ज्यादा ऊंची दीवार होगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि
इतने स्कूल में पढ़े हैं, माँ बाप ने इतनी फीस जमा कराई है, पता नहीं इतने स्कूलों में भेजा, अंग्रेजी मीडियम में फीस जमा कराते गए। तो एक दूसरा तरीका ये है कि इस टोटल दीवार को इसकी लंबाई से क्या कर दो, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ बोटल्स। दूसरा तरीका बताता हूं आपको, सीखिए। जैसे ये बोर्ड है, ये पेन है, अब मैं आपको कितने पेन जमेंगे, आपको कुछ नहीं क्लिक कर रहा, तो देसी तरीका, आप तो चालू हो जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। दूसरा तरीका क्या है सर, इस बोर्ड की लंबाई है 100, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 100 में 5 का भाग लगा दो, 20 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम तरीका, पर्दे की लंबाई कितनी है, एल, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताइए, तो आप क्या कहेंगे, एल बाय बीटा। बच्चे इनको फॉर्मूले मान लेते हैं, हम फॉर्मूले क्यों माने, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाइए। हर चीज को आप चाहते हो हम रटने का प्रयास करें। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, 15 फुट लंबा है, अब मैं आपसे कहूं भाई कितनी कुर्सियां जमेंगी, अब एक तरीका तो एक जमाई, फिर दूसरी जमाई, फिर तीसरी जमाई, फिर चौथी जमाई। दूसरा तरीका क्या है, टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई को एक कुर्सी की लंबाई से क्या कर दें, डिवाइड, अपने आप आ जाएगा नंबर ऑफ चेयर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसको फील करिए, फिजिक्स पढ़ने का अंदाज लाइए कि हाँ सर, टोटल पर्दे की लंबाई एल, एक फ्रिंज की चौड़ाई, एक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस एल बाय बीटा। इसको यहां ले जाइए तो बताइए एल बराबर क्या आ जाएगा, एन इंटू बीटा। बीटा आपको रटा हुआ है, एक ही हीरो है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, तो एल का फॉर्मूला आ गया एन लैम्डा डी बाय डी। अब इसमें एक एक शब्द बताइए तब मजा है। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ स्क्रीन, एन कौन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। लिखिए, नीट में अभी लेटेस्ट सवाल इससे पूछा गया था, एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। तो हर बात को ऐसा नहीं सीखें कि अरे यार ये भी रटना है, थोड़ा सा उसको लॉजिकल, थोड़ा उसको तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच लाएं। अब इसके बाद ईएलपी 1 का पहला पहला सवाल देखिए, उसको पढ़िए। पहला सवाल पढ़िए आराम से, ईएलपी नंबर 1। अब अलग से वो नहीं दे रहे हैं लूज ईएलपी, वो इसी में है शामिल, है ना, अलग से वेव ऑप्टिक्स की आ गई थी, प्रिंट होके मना कर दी, इसी में रे ऑप्टिक्स की तो मिल गई थी आपको लूज। ग्यारहवीं की भी मिल जाएगी ईएलपी बुकलेट, 11वीं की मिल गई, बहुत बढ़िया। पहला सवाल करिए।
कितना? पहला आज रात को 15 क्वेश्चन करेंगे भाई। आज की रात कर, आज की रात नहीं है भाई, आज रात है। हाँ है ना, तो 15 क्वेश्चन करेंगे YDSE के, और सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, ठीक है, आराम से। और अपन ऐसा करेंगे कि आपको हर सवाल में 2 से 3 मिनट का समय मिलेगा। आप आराम से कॉपी में करिए, नोट्स मत बनाइए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो 15 कॉन्सेप्ट एक बार आपके क्लिक कर जाएंगे, पूरा YDSE एकदम से तैयार हो जाएगा। टाइम आ जाएगा उसका, टेलीग्राम पे आ जाएगा। आ गया टेलीग्राम पे? आ गया क्या? लिंक आ जाएगा टेलीग्राम पर। कितने बजे का टाइम आया है? 9:30। लाइए, चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक जगह 600 नैनोमीटर है, दूसरी जगह 400 मीटर है, उसको भी नैनोमीटर कर लें। पहली बात तो दोनों नैनोमीटर होंगे। पहली बात, दोनों में क्या कर लीजिए, नैनोमीटर कर लें। सही है क्या? चलो अब समझिए बोर्ड पर, सब लोग देखना। वो कह रहा है एक स्टूडेंट ने 8 फ्रिंज ऑब्जर्व करी इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। भाई ये बहुत जरूरी है, सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन की लंबाई L है उसको क्या कर दिया, फिक्स। अब आपसे पूछा गया है ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन। अब L का फॉर्मूला बता क्या था, n लैम्डा डी बाय डी। L सेम है, D और D को भी सेम रखा, तो बताइए n लैम्डा को क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। बोले तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। पहले नंबर ऑफ रेंज 8, पहले की वेवलेंथ 600, बाद की नंबर ऑफ रेंज नहीं पता, बाद की वेवलेंथ 400। ये कटा, ये कटा, -9 कटा, 48 बराबर 4n2। तो n2 कितना, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, 400 मीटर नहीं है वहां, 400 नैनोमीटर होगा। क्या बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लास्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। इंटरफेरेंस पूरा हो जाएगा, फिर 2 हिस्से बचेंगे, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, छोटे छोटे हैं वो। अब अगले वीक से मॉडर्न शुरू होगा। मॉडर्न में 2 बातें बड़ी जबरदस्त हैं। पहली बात तो है अपने जो फिजिक्स के मॉडर्न के एक्सपर्ट हैं अनुराग सुखीजा सर, वो पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है चैप्टर बहुत आसान है और चैप्टर का किसी दूसरे से कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी, कहीं इसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर कहीं नहीं लगा, बिल्कुल एक अलग था। जैसे करंट कैपेसिटर पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रो की जरूरत पड़ती है, मैग्नेट पढ़ते हैं तो उसमें ईएमआई, एसी सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स का किसी से कोई संबंध नहीं है, एकदम आइसोलेट टॉपिक है। तो अपने पास 2 बेनिफिट हैं, एक तो जो हमारे मॉडर्न के सबसे एक्सपर्ट हैं वो पढ़ाएंगे, दूसरा फायदा ये है चैप्टर बहुत आसान। क्या ये बात सही है क्या? तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से फरमाइशी नहीं चलती ना, वो तो जो शेड्यूल्ड है वही रहता है ना। कल को अपन शेड्यूल करेंगे बायो वाले पढ़ाएं, तो बायो वाले कैसे पढ़ाएंगे भाई, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो फिक्स है कि ना
आशीष सर शनिवार को यहाँ खत्म करेंगे, तो 16 तारीख से उनकी क्लास प्रो 3 में टाइम टेबल में बोलने लग गई, क्योंकि यहां से खत्म करते स्विच करके कहां जाना है, वहां कि सुखीजा सर यहां से फ्री होंगे, यहां से अपने हिसाब से चलता है, यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इस टीचर से ये पढ़वा दो। भाई वो तो क्या बिल्कुल प्लान चलता है और एकदम सिस्टमेटिक चलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल वो प्लान बन चुका है ना, इसलिए तो बता रहे, मैं नहीं बनाया, बन चुका है वो। चलो तो ध्यान रखो। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया वाईडीएसई में अगर आप पानी में डुबो दोगे तो लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा बाय म्यू आएगा, याद है? तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, इफेक्ट of width of slit in YDSE. Effect of width of slit in YDSE. अब देखिए, जो स्लिट की विड्थ है अगर वो अनइक्वल है, एक की विड्थ कम है और एक की विड्थ ज्यादा है, विड्थ बराबर नहीं, तो सोच के बताइए यहां से जो प्रकाश आएगा क्या उसकी इंटेंसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? मैंने आपको एक दिन बताया भी था, आज वापस सिखाता हूं। जैसे पर्दा है, बाहर सनलाइट है, आपने इतना सा पर्दा हटाया, केवल यहां से प्रकाश आ रहा है, ये आपने ज्यादा एरिया कर दिया, अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। तो जैसे जैसे स्लिट चौड़ी होती जाएगी वहां से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। ये देखिए चित्र बनाते समय भी देखिएगा, एक कम चौड़ी और एक ज्यादा चौड़ी है, विड्थ बराबर नहीं है, तो क्या इंटेंसिटी बराबर होगी? क्या इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी। और जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ स्लिट के। इसका मतलब I1 बाय I2 बराबर W1 बाय W। अगर क्वेश्चन में W1 बाय W2 आपको दे रखा है 5/4, तो पता है यही I1 बाय I2 का भी वैल्यू होगा। अच्छा आई मैक्स आई मीन याद है क्या आपको? आई मैक्स बताओ, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। आई मीन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल। करिए, तो जो W का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? इंटेंसिटी का। अब ये बात पता होगी तभी सवाल सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले आप इस बात को लिख लें। अब कल जितने क्वेश्चन अटके थे ना, एक बार उनको वापस अटेंड करिएगा। कोई ऐसा बच्चा जिससे सारे हो गए हों? सारे हो गए, चलो अच्छी बात है। अब जो डाउट है वो सब हमें कल पूछने हैं। सवाल नंबर 16 देखेंगे इसके बाद। सवाल नंबर 16, सवाल देखिए। सोलवा कर लें कॉपी में। सोलवा
कल दे दिया था क्या सोलवा? चलो अब बन जाएगा, करके देखो। कॉपी में करके रख लें तो क्या होगा, वो तैयार रहेगा। तो इस वाक्य को 2-3 बार बोल लें। जो विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का भी रेशियो होगा। एक्सरसाइज 1-4 में जितने भी इंटरफेरेंस के सवाल हैं वो सारे कर सकते हैं। सबसे पहले ईएलपी 1 करिए, 32 सवाल। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1-4 कर सकते हैं। इंटरफेरेंस पूरा तैयार कर सकते हैं, केवल और केवल डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन छोड़ना है। चलिए, क्या दे रखा है विड्थ का रेशियो बताइए। विड्थ का रेशियो क्या दे रखा है, कितना? 1:25। जो विड्थ का रेशियो है क्या वही इंटेंसिटी का भी होगा? अब बताइए, I1 कितना हो गया, 1, और I2, अब मुझसे पूछा गया है आई मैक्स बटे आई मिन। आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मिन √I1 माइनस √I2 का होल। कितना आ रहा है भाइयों? 36/16। 9/4 आ रहा है क्या? टिक लगा दो, 16वें को टिक लगा दो। अब आओ लास्ट सवाल पे, 32 नंबर। 32 नंबर पे आओ। बत्तीस। हाँ जी, कौन पढ़ेगा 32? पढ़ भाई 32, तेज आवाज में पढ़ना। बिल्कुल सही बात है। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला बताइए। लैम्डा बाई डी, कैपिटल डी दिखाई तो स्क्रीन को दूर हो जाने पर उस पर कोई फर्क? बिल्कुल ठीक है। लार्जर वेवलेंथ तो लैम्डा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? अगर लैम्डा बढ़ा दिया तो अल्फा तो लैम्डा के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के बढ़ने पर अल्फा भी बढ़ेगा। गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्या बात सही है क्या? टिक लगा लीजिए। अब 31 नंबर पर आइए। बैठ जा बेटा। इकतीस पर आइए। इकतीस पर आइए। हाँ जी। कितना? अब पता है क्या कर रहा है? फोर्थ मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा की दूरी 4 बीटा, बोले तो लैम्डा डी बाय, मतलब एक्स किसके प्रोपोर्शनल? जिसका लैम्डा ज्यादा उसका एक्स भी। बता किस कलर का लैम्डा ज्यादा है? ग्रीन का। तो बताओ एक्स ग्रीन ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। सर रेशियो वाला भी कर सकते हैं, हाँ करो, पर उसमें उल्टा दे रखा है। एक्स ग्रीन बटे दूसरा कलर कौन सा है? ब्लू। बराबर ही आना चाहिए लैम्डा ग्रीन बटे लैम्डा ब्लू। ग्रीन की बताओ कितनी है? 5460। और ब्लू की 4। सही है। तो ये आना चाहिए एक्स ग्रीन बटे एक्स ब्लू बराबर 5460 अपॉन 4360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? उल्टा है शायद, उल्टा है, इसलिए वो गलत हो गया। समझ रहे हैं बात को? कितना बढ़िया छोटा सवाल है कि एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? लेमडा के। तो आज का होमवर्क लिख लें भाइयों। ELP1 32 के 32 सवाल अपने कर लेने चाहिए। सही है? चलिए, धन्यवाद।